नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मंथन भाई रतन गुर्जर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम राष्ट्रपति टॉपिक पर और उपराष्ट्रपति टॉपिक पर चर्चा कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की। भारत में संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है और उसमें नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख या नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री होता है। तो आज हम प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री से संबंधित भी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो बड़ा टॉपिक था वो राष्ट्रपति था। अब प्रधानमंत्री से संबंधित, क्योंकि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री संबंध, संसद और प्रधानमंत्री संबंध, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मिली हुई है, तो बड़ा टॉपिक वो था, वो समाप्त हो गया है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की। दोस्तों, जैसा कि हमने राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में पढ़ा था, तो उसमें कुछ अनुच्छेदों की बात की थी हमने। अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75। तो आज भी हम उन्हीं अनुच्छेदों की बात करेंगे कि एक अनुच्छेद आता है 74। अनुच्छेद 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। तो दोस्तों, प्रश्न आता है, प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख या मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, ऐसा उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 74 में है। तो मंत्री परिषद एक राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए है और उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ये अनुच्छेद 74 में बताया गया है। एक मंत्री परिषद होगी और उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। देखो, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं मंत्री परिषद के बारे में। 42वां संविधान संशोधन, जो कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था, कार्यकाल के दौरान हुआ था। इंदिरा गांधी के समय एक संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976। उसको एक लघु संविधान संशोधन की संज्ञा भी देते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे परिवर्तन हुए थे। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये व्यवस्था की गई कि मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। एक बार के लिए भी अगर मंत्री परिषद ने पहली बार में कोई भी नियम कानून बनाने के लिए या कोई भी सलाह राष्ट्रपति के पास भेजी है, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। ये व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन में की गई थी। ध्यान रखें, वर्तमान में नहीं है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में की गई थी। वैसे बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन हुए थे उसमें। लोकसभा का कार्यकाल भी 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया था, मतलब 6 वर्ष कर दिया गया था। उन सारी चीज़ों को वापस 44वें संविधान संशोधन से सही किया गया।
लेकिन अपन मंत्रिपरिषद की बात कर रहे हैं। तो 42वें संविधान संशोधन से मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य किया गया था। और 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में, जो कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था, उसमें वापस ये संशोधन किया गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अगर पहली बार मंत्रिपरिषद ने कोई सलाह राष्ट्रपति को दी है तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए, एक बार में मानने के लिए बाध्य नहीं है, उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अगर वापस सलाह मंत्रिपरिषद दोबारा उसी नियम का हवाला देते हुए देती है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। ये शब्द 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति एक बार में वापस लौटा सकता है, वापस भेज सकता है। लेकिन दोबारा सलाह आने पर दोबारा उसी सलाह पर राष्ट्रपति बाध्य है। दोबारा उसी सलाह पर राष्ट्रपति बाध्य है। ये अनुच्छेद 74 में दिया हुआ है। एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 75। 75 ये कहता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। क्या राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है? नहीं। लोकसभा में बहुमत प्राप्ति दल के नेता लोकसभा में जिस भी दल को बहुमत प्राप्त है और उस बहुमत प्राप्त दल ने अपना एक नेता बना रखा है, उस नेता की नियुक्ति प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति करेगा। बहुत से मामलों में ऐसा भी होता है, किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो गठबंधन दल के नेता को आमंत्रित करता है राष्ट्रपति। किसी भी गठबंधन को भी बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग भी कर सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने से पहले आपको बहुमत सिद्ध नहीं करना है। किसी भी व्यक्ति को अगर राष्ट्रपति को लगे कि ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के बाद लोकसभा में बहुमत सिद्ध कर देगा, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में अपना स्वयं विवेकीय शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ऐसा बहुत सी बार हुआ भी है। जैसे 1984 में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु पर राष्ट्रपति ने
अपने विवेक का प्रयोग करते हुए ज्ञानी झैल सिंह ने और राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था और राजीव गांधी को बाद में लोकसभा का नेता मान लिया गया और बहुमत राजीव गांधी को प्राप्त हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। बाद में उन्होंने भी एक बार बहुमत हासिल कर लिया। बाद में हालांकि सरकार एक बार उनकी 13 महीने चली, एक बार सबसे कम कार्यकाल जिस प्रधानमंत्री का रहा वो अटल बिहारी वाजपेयी का रहा, 13 दिन ही चली। तो ऐसे मामलों में राष्ट्रपति अपने स्वयं विवेक का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। तो अनुच्छेद 75 ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और वो राष्ट्रपति कब करेगा? जिस व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत प्राप्ति दल का नेता मान लिया गया हो उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। इसमें कुछ अनुच्छेद और हैं जो मैं आपको बता देता हूं कि 75(3) मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75(2) में भी दिया हुआ है कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। दोनों चीजें अलग अलग हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में, कोई भी मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत, व्यक्तिगत रूप से कोई भी मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण किए रहता है? राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से, और सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति। दोनों चीज़ें अलग अलग है। यहाँ राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75 का ही 4 ये कहता है 5 को देखो आप, कोई भी व्यक्ति, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूं, कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, मंत्री या प्रधानमंत्री, लेकिन उसे 6 माह के भीतर संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 माह के भीतर संसद की सदस्यता लेनी होगी। मतलब संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। 6 माह के भीतर उसे
राज्यसभा का मेंबर या लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। लेकिन अक्सर आपने देखा है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं, लोकसभा के चुनाव में हारे हुए व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जाता है और उनको राज्यसभा की सीट जो वैकेंट होती है उस पर राज्यसभा से चुनाव करवा के उनको संसद की सदस्यता दिलवाई जाती है। इंदिरा गांधी, देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह आदि प्रधानमंत्री हुए हैं जो सभी राज्यसभा से चुने गए थे। वर्तमान प्रधानमंत्री लोकसभा से है। जैसा कि आपने देखा कि हारा हुआ मंत्री व्यक्ति भी मंत्री बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। जैसे स्मृति ईरानी वर्तमान चुनाव जीत गई, लेकिन 2014 लोकसभा चुनाव हार गई थी। अरुण जेटली 2014 चुनाव हार गए थे, फिर भी वो मंत्री थे। उनको बाद में राज्यसभा से सदस्य बना दिया गया था। तो कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है। ऐसा नहीं है कि वो लोकसभा का सदस्य होगा जो ही मंत्री या प्रधानमंत्री होगा। कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, लेकिन उसे ये शर्त है कि 6 माह के भीतर भीतर उसे संसद की सदस्यता लेनी होगी। तो ये 75 में 4 कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपको बताई है। प्रधानमंत्री व मंत्रियों को वेतन भी 75 में लिखा हुआ है कि उनके वेतन का निर्धारण संसद कानून बना करके करेगी। या प्रधानमंत्री का वेतन कितना होता है, तो प्रधानमंत्री का वेतन अलग से कहीं लिखा हुआ नहीं है। प्रधानमंत्री एक संसद का सदस्य है और संसद सदस्य के रूप में ही प्रधानमंत्री अपना वेतन लेते हैं। बहुत सी बार आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, जिस प्रकार राष्ट्रपति के लिए उम्र निर्धारित है उसी प्रकार उपराष्ट्रपति के लिए भी निर्धारित है, राज्यपाल के लिए भी निर्धारित है। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए उम्र निर्धारित संविधान में नहीं लिखी हुई है। आप ये पूछोगे प्रधानमंत्री की उम्र निर्धारित नहीं है, तो मंत्रिपरिषद की उम्र क्या निर्धारित है? तो मंत्रिपरिषद में मंत्री कौन बनेगा? जो संसद का सदस्य होगा। तो संसद के सदस्यों की उम्र जरूर निर्धारित है। वो है लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। तो न्यूनतम आयु मान लो पूछ ले प्रधानमंत्री के लिए, तो न्यूनतम 25 वर्ष अपन कह सकते हैं, क्योंकि लोकसभा का मेंबर अगर कोई सदस्य बनता है और वो मंत्री बनता है तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना जरूरी है। और राज्यसभा का मेंबर भी प्रधानमंत्री या मंत्री बनता है, उसके लिए 30 वर्ष होना जरूरी है। तो कम से कम कितनी हो गई? तो 25 वर्ष हो गई। प्रधानमंत्री शपथ किस बात की लेता है? तो प्रधानमंत्री की शपथ का जिक्र संविधान में नहीं लिखा हुआ है, मतलब इन अनुच्छेदों में नहीं है। जिस प्रकार राष्ट्रपति के लिए था कि राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, उसी प्रकार प्रधानमंत्री मतलब पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा की शपथ लेते हैं। पद एवं गोपनीयता, और ये शपथ अनुसूची 3 में है। भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में है, क्योंकि राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद राष्ट्रपति के लिए 60 में है, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति के लिए 69 में। तो प्रधानमंत्री के बारे में अनुच्छेद 75 में जो बातें थी वो महत्वपूर्ण है, जो आप याद रखें। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप।
अनुच्छेद 77 अनुच्छेद 77 में ये था कि कार्यपालिका के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। लेकिन 77 में एक चीज और है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों, मतलब कोई भी मंत्री बनेगा, इसकी सिफारिश कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर इसमें एक ये है कि राष्ट्रपति मंत्रियों को जो विभाग दिए जाते हैं, विभागों में बंटवारा राष्ट्रपति नहीं करता है। मंत्रियों के विभागों से संबंधित नियम बना सकते हैं। यह कार्य आवंटन के नियम, कार्य आवंटन के नियम कौन बनाता है? तो वो राष्ट्रपति बनाते हैं। लेकिन जो विभाग आते हैं, कौन सा मंत्री किस विभाग का प्रमुख होगा, ये प्रधानमंत्री तय करेगा। विभिन्न मंत्री, कोई शिक्षा मंत्री है, कोई वित्त मंत्री है, कोई गृह मंत्री है, वो सभी प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग देना है। तो मंत्रियों को विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करता है। मंत्रियों को विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करता है। मंत्रियों को विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करता है। अनुच्छेद 78 है, ये प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के संबंधों के बारे में है कि प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचना को प्रधानमंत्री को देवे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से प्रशासन एवं शासन से संबंधित सूचना मांग सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विधि निर्माण से संबंधित सूचना मांग सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपने पास बुला करके किसी भी मंत्रिपरिषद के एक मंत्री के निर्णय को अपनी बैठक में, मंत्रिपरिषद की बैठक बुला करके उसमें निर्णय करवा सकता है। और प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य बनता है कि वो राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचनाओं को राष्ट्रपति को देवे। ये भी अनुच्छेद 78 कहता है। तो ये काफ़ी सारी बातें हैं जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध में हैं। तो प्रधानमंत्री पद की योग्यता क्या है, ऐसा भी हमारे संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि एक संसद सदस्य प्रधानमंत्री बनता है। अभी आप जैसे सांसद का वेतन 50,000 रुपये है, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो। प्रश्न पूछ लिया जाए प्रधानमंत्री का वेतन कितना है, तो जो सांसद का वेतन है वो प्रधानमंत्री का वेतन है। प्रधानमंत्री के रूप में कोई वेतन नहीं लेते। हालांकि अन्य भत्ता बहुत सारे हैं उनके, लेकिन वेतन एक सांसद का वेतन है, वो ही प्रधानमंत्री का वेतन है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आता है। अब एक बात और आती है, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद। संविधान में अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख है, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं है।
लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय आपात लगाने के लिए मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति की शक्तियों में हमने आपातकालीन शक्तियों में पढ़ा था। तो मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख 352 में है। अब मंत्रिमंडल क्या होता है? मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? मंत्रिपरिषद में एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, दूसरा राज्य मंत्री होते हैं, तीसरा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, चौथा उपमंत्री, ये 4 प्रकार के मंत्री हैं। कैबिनेट, कुछ महत्वपूर्ण मंत्रियों का एक कैबिनेट होता है। दूसरा राज्य मंत्री, कैबिनेट की सहायता करने के लिए राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। कुछ राज्य मंत्री ऐसे बनाए जाते हैं जिनको पूरा प्रभार दे दिया जाता है, उसके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता है। जैसे वर्तमान में हम राज्य सरकार की बात करें, राजस्थान में जैसे शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा, शिक्षा राज्य मंत्री हैं, राज्य मंत्री का दर्जा है, लेकिन उनको स्वतंत्र प्रभार है, उनके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है। और एक उप मंत्री होते हैं जो वर्तमान में उप मंत्री कोई बनाता नहीं है। उप मुख्यमंत्री बनाया था, अभी पहले भी उप प्रधानमंत्री बने हुए थे। तो दोस्तों ये मंत्री परिषद होती है। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। प्रश्न आ जाता है, मंत्रिमंडल में शामिल है केवल कैबिनेट मंत्री, दूसरा ऑप्शन कैबिनेट एवं प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन मंत्री परिषद, चौथा ऑप्शन सभी। तो कौन सा सही होगा? बहुत सारे केवल कैबिनेट कर देंगे, लेकिन केवल कैबिनेट के साथ में और जोड़ा हुआ है कि पीएम, क्योंकि पीएम भी एक कैबिनेट मंत्री ही है। पीएम भी एक कैबिनेट मंत्री ही है। केवल मंत्रियों का अध्यक्ष है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष है तो प्रधानमंत्री है, क्योंकि सभी मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। ठीक है ना? सभी मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। तो ये मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट शब्द आएगा और मंत्रिपरिषद में कैबिनेट, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। एक शब्द और आता है संसदीय सचिव। ये भी अक्सर आपको कंफ्यूज करता है। संसदीय सचिव का हमारे संविधान में कहीं जिक्र नहीं है, ये परंपरा से आया है। जैसा कि आप समझ लो, सांसदों को या विधायकों को संतुष्ट करने के लिए उनको संसदीय सचिव बना दिया जाता है, उनको लाल बत्ती का एक प्रलोभन दे दिया जाता है, उनके पास कोई विभाग नहीं होते हैं। इन सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन संसदीय सचिव की नियुक्ति शपथ, बर्खास्त और त्यागपत्र, ये सभी प्रधानमंत्री करेंगे। ध्यान रखें, संसदीय सचिव की नियुक्ति प्रधानमंत्री करेगा, उन्हें शपथ भी प्रधानमंत्री दिलाएगा, उन्हें बर्खास्त भी प्रधानमंत्री कर सकता है, और वो त्यागपत्र भी प्रधानमंत्री को देंगे। और यही मंत्रिपरिषद के बारे में जाना जाए कि मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। मंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। मंत्री को बर्खास्त कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। मंत्री अपना इस्तीफा किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। एक बार राजीव गांधी सरकार के एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री,
के तिवारी, जिन्होंने राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के विरुद्ध कोई सार्वजनिक टिप्पणी कर दी थी, तो राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से अपेक्षा की कि के तिवारी को मंत्रिपरिषद से हटा दें। और कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री ने के तिवारी को मंत्रिपरिषद से हटाने के लिए कहा, राष्ट्रपति को हटा दिया। हालांकि वो बाकी मामला और बढ़ सकता था। लोगों में ऐसे कयास लगाए जाने लगे कि कहीं राष्ट्रपति पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त नहीं कर दे, प्रधानमंत्री को बर्खास्त नहीं कर दे। तो ऐसी कुछ बातें हैं। अब ये मंत्रिपरिषद का जो आकार है ये कितना होगा, कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, इसके बारे में भी हमारे संविधान में पहले जिक्र नहीं था। लेकिन सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश वेंकट चलैया जी, एम वेंकट चलैया, उनके अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया, संविधान समीक्षा आयोग। सन 2000 में वेंकट चलैया की अध्यक्षता में संविधान समीक्षा आयोग बनाया गया और उन्होंने ये सिफारिश की कि मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा का 10% होना चाहिए। उनकी सिफारिश को माना गया, 10 की जगह 15% मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा का 15%, लोकसभा के कुल सदस्यों का कुल सदस्यों का 15%। एग्जाम में आपको घुमाने वाला क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आया हुआ भी है कि मंत्रिमंडल का आकार होगा लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%, संसद का 15%, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत से लोगों ने लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% किया था, लेकिन ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं सही, क्योंकि मंत्रिमंडल लिखा हुआ है, मंत्रिमंडल का आकार नहीं है। मंत्रिमंडल भी मंत्रिपरिषद में शामिल है। मंत्रिपरिषद लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% अधिकतम हो सकती है और कम से कम 12 मंत्री हो सकते हैं, कम से कम 12 मंत्री। क्योंकि जैसे गोवा में 40 विधानसभा सदस्य हैं, सिक्किम में 32 विधानसभा सदस्य हैं, तो उनके अधिकतम 15% करेंगे तो संख्या काफ़ी कम रह जाती है। इसलिए न्यूनतम मंत्री कितने हो सकते हैं ये भी उसमें उल्लेख किया गया। तो न्यूनतम मंत्री हो सकते हैं 12, ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूनतम मंत्री कितने हो सकते हैं 12, और अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%, और राज्यों में राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। क्या प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद को हटाया जा सकता है? भारत में संसदीय शासन परंपरा है, इसीलिए साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं कि ये परंपरा संसदीय लोकतंत्र में प्रचलित है। अगर एक भी व्यक्ति, एक भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है और अगर वो पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है, प्रधानमंत्री भी समाप्त हो जाते हैं, कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लेकिन किसी एक मंत्री के इस्तीफा देने पर पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त नहीं होती है, ध्यान रखें। किसी एक मंत्री के इस्तीफा देने पर पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त नहीं होती है, लेकिन प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने पर पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है, क्योंकि उन मंत्रियों को
प्रधानमंत्री ने मंत्री बनाया था। ध्यान रखें, एक मंत्री के इस्तीफा देने पर पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त नहीं होगी, प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने पर पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। लेकिन एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अगर लोकसभा में आ गया और पारित हो गया तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री समाप्त समझे जाते हैं, मतलब भंग हो जाते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव के लिए अविश्वास प्रस्ताव कहां लाया जाता है? केवल लोकसभा में या किसी भी सदन में? तो केवल लोकसभा में लाया जाएगा। लोकसभा में 50 सदस्यों द्वारा, ध्यान रखें, लोकसभा में 50 सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। और अगर अविश्वास प्रस्ताव पर बहुमत से वो पारित हो जाए, पूर्ण बहुमत से 50+1 से उपस्थित का, तो सरकार गिर जाती है। क्योंकि लोकसभा में बहुमत होना जरूरी है। कोई भी सरकार चल रही है तो उसको लोकसभा में बहुमत चाहिए। 272 सदस्यों का बहुमत होना जरूरी है। तो लोकसभा में 50 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं और 50 सदस्यों के अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद लोकसभा से पूर्ण बहुमत से पारित होने पर वो सरकार समाप्त हो जाती है, गिर सकती है। प्रधानमंत्री राज्यसभा से भी हो सकता है, लोकसभा से भी हो सकता है। आज इतना ही। आगे हम प्रधानमंत्री के बारे में और पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या हैं, कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जो प्रधानमंत्री के बारे में अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, वो भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। धन्यवाद।